वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम विटामिन सी से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन सी की कमी के प्रभाव। विटामिन सी की कमी के प्रभाव उन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं जब काफ़ी लंबे समय तक ऐसा आहार लिया जाए जिसमें इस खाद्य तत्व की कमी हो। जख्मों का शीघ्र ठीक न होना, चिड़चिड़ा स्वभाव, छोटे बच्चों में वृद्धि का रुक जाना तथा संक्रमण जल्द पकड़ लेना आदि ऐसे प्रभाव हैं जिनसे एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी का अंदेशा हो। लेकिन भीषण कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे सकर्वी रोग कहते हैं। सकर्वी रोग की पहचान क्या है, उसके लक्षण कैसे होते हैं? नंबर 1, सामान्य कमजोरी रहती है तथा शरीर का भार कम होने लगता है। नंबर 2, बाजुओं तथा टांगों में दर्द रहता है। नंबर 3, रोगी को अनीमिया अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। नंबर 4, बालकों को प्राय वमन यानी कि उल्टियाँ, अतिसार तथा बुखार हो जाता है। धीरे धीरे स्कॉर्ब्यूटिक परिवर्तन आने लगते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, टांगों, बाजुओं तथा पीठ पर पाए जाने वाले बालों की जड़ों के आसपास का स्थान लाल हो जाता है तथा उभर कर छोटे छोटे दानों का रूप ले लेता है। छोटे बच्चों की हड्डियां ठीक प्रकार से विकसित नहीं होती, कई प्रकार तो वह अपने स्थान से हिल भी जाती हैं। लंबी हड्डियों के किनारे उस प्रकार बढ़ जाते हैं जैसे कि रिकेटस में होता है। लेकिन सकर्वी में इन हड्डियों में दर्द भी होता है। बड़े रोगियों में शरीर की मांसपेशियां तथा कार्टिलेज का विघटन हो जाता है। नंबर 3, जल्द ही मसूड़े खराब होने लगते हैं। पहले वे लाल होकर सूजने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी जो सोजिश सूजन बढ़ जाती है तथा रंग बैंगनी या लाल हो जाता है। मसूड़े पक जाते हैं तथा उनमें से रक्त बहने लगता है। ये विटामिन सी की कमी से हानियाँ हैं। यहाँ विटामिन डी की कमी व अधिकता के बारे में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी क्या है? यदि हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता से कम विटामिन डी मिल रहा हो तो कैल्शियम का अवशोषण उचित मात्रा में नहीं हो सकता, जिसके कारण निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये बच्चे की जो पिक्चर है ये रिकेटस के पेशेंट हैं, मरीज हैं। बड़े शहरों की अंधेरी भीड़ भाड़ वाली गलियों में या ऐसी जगहों में जहाँ अधिक ठंड, बादल, कोहरा या धुआं रहता हो, वहाँ पर रहने वाले तथा पलने बढ़ने वाले बच्चों को उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, इसलिए उनकी शरीर में उचित मात्रा में विटामिन डी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनकी त्वचा बहुत काली होती है या जिन्हें आहार में दूध, मांस, मछली या उसका तेल आदि पदार्थ बिल्कुल नहीं मिलते, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिस कारण कैल्शियम का अवशोषण तथा उपयोग सामान्य नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे रिकेटस कहते हैं। यहाँ पर रिकेटस की बीमार जो बच्चे हैं, 2 पिक्चर दिखाई हैं। लक्षण कैसे पहचानते हैं कि इनके जो ये टखने हैं ये बढ़ गए हैं और घुटने जो हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि इस प्रकार कमी के कारण इनको सूजन आ गई है। दूसरी पिक्चर में बच्चे की जो टांगें हैं वो एक कमान की तरह मुड़ी हुई हैं, जबकि टांगों का आकार बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बच्चे की हड्डियों में सामान्य मात्रा में कैल्शियम जमा नहीं होता, जिससे वह नर्म रह जाती हैं तथा किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं कर पाते। अब इनके जो विकार हैं वो किस प्रकार आते हैं? जैसे शरीर की लंबी हड्डियों के किनारे चौड़े हो जाते हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। कलाई, घुटने तथा टखने जो होते हैं, जोड़ों के स्थान पर हड्डियां बढ़ जाती हैं, आपस में जब टकराती हैं, जब बच्चा चलता है तो वो आपस में टकराने लगती हैं। नंबर 2, टांग की हड्डियां नरम होने के कारण
शरीर के बढ़ते हुए भार को सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ने लगती हैं। बच्चे का माथा बाहर की तरफ उभर जाता है क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका गुणन तो सामान्य हो रहा है, जबकि खोपड़ी की हड्डियों की न तो वृद्धि सामान्य होती है और न मजबूती। नंबर 4, सभी पसलियों के सामने वाले किनारे बढ़ जाते हैं, छाती पर उभरे हुए नज़र आने लगते हैं। नंबर 5, रिकेटस में उत्पन्न होने वाला एक और विकार है जिसे पिजन चेस्ट कहा जाता है। यह छाती की सामने वाली बड़ी हड्डी बाहर की तरफ उभरने से होता है। नंबर 7, बच्चे के जो कुल्ले होते हैं उनकी गोलाई कम रह जाती है। हड्डियों में आने वाले इन विकारों के अतिरिक्त बच्चे की मांसपेशियां भी ठीक से विकसित नहीं होती, उनकी गति मंद पड़ जाती है, बच्चे का पाचन ठीक नहीं रहता और उनका पेट निकल आता है। उन्हें चलना सीखने में परेशानी होती है तथा स्वभाव भी उनका चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 2, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया अर्थात वयस्कों में होने वाली रिकेटस अंधेरे स्थानों पर रहने वाले गरीब परिवारों के सदस्यों में पाई जाती है। विशेष रूप से गर्भवती या स्तनपान कराने वाली ऐसी महिलाओं में देखी जाती है जो घर से बाहर कम निकलती हैं तथा घर में रहकर ही कामकाज करती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर की धूप नहीं मिलती या मिलती भी है तो बहुत कम। इसी कारण से विटामिन डी की आवश्यकता बढ़ी हुई होती है। उनके लक्षण जो हैं, हड्डियां बहुत नर्म तथा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण रीढ़, छाती, टांगों तथा पेल्विस की हड्डियों में विकार आ जाते हैं। पीठ के नीचे के भाग तथा टांगों की हड्डियों में दर्द रहता है। चलने में, विशेष रूप से सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव होता है अत्यंत कष्टदायक होता है। तकलीफ बढ़ जाने पर हड्डियां जगह जगह से बेवजह चटकने लगती हैं। दांतों में विकार। शरीर में विटामिन डी की कमी होने से व्यक्ति के दांतों पर भी कुप्रभाव पड़ता है। दांत खराब हो जाते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। नंबर 4, टेंटनी। शरीर में विटामिन डी की कमी होने के कारण जब कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित उपाचयन नहीं होता तो टेंटनी नामक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अचानक शरीर में ऐंठन आ जाती है, कंपन होती है, कलाई तथा टखनों के जोड़ मुड़ जाते हैं। अब विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? इससे वमन तथा अतिसार होना व जी मचलाना, बार बार पेशाब का आना, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस का स्तर सामान्य से बढ़ जाना, जिसके कारण धमनियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे हृदय, सांस की नली तथा गुर्दों आदि में कैल्शियम जमने लगता है। शरीर का भार कम होने लगता है और बच्चों में सोते हुए बिस्तर पर पेशाब निकलने की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको बताया है। दूध, घी, मछली, अंडा, हरी सब्जियाँ, तेल, यहाँ पर ये विटामिन डी के स्रोत हैं। और सबसे अच्छा विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की गर्मी है। इनके कारण कैल्शियम फास्फेट के अवशोषण में सहायता मिलती है। यह छोटी आंत में रक्त द्वारा भोजन में उपलब्ध कैल्शियम के लवणों को अवशोषित करने में सहायता करता है। नंबर 2, हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। नंबर 3, एनाजाइम क्षारीय फास्फेटज का नियंत्रण करता है। ये हड्डियों व दांतों में जमा होने वाले कैल्शियम फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। नंबर 4, शारीरिक वृद्धि में सहायक। जिन शिशुओं को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है उनका शारीरिक विकास यानी कि लंबाई दूसरों की अपेक्षा अधिक उचित होती है। अब भोज्य पदार्थों में विटामिन डी अधिक नहीं पाया जाता तो केवल कुछ जंतुजन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडे, जर्दी, मछली के जिगर तथा मक्खन इनके अच्छे साधन हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में विटामिन डी लेना चाहिए ताकि उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहे। यहाँ पर विटामिन डी के बारे में मैंने बताया। आप इनको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करेंगे।